धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। ये शेर आप लोगों ने खूब सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन मुझे लगता है आज इस शेर को दूसरे तरीके से सुनने और समझने की जरूरत है। बदले बदले से मेरे पत्रकार, जी हां, बदले बदले से मेरे पत्रकार। पत्रकार उन पत्रकारों को कहते हैं जो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई होते हैं, जो भोंपू मीडिया के सच्चे और ईमानदार और संस्कारी होते हैं, जो तलवे छोड़कर कुछ और चाटने में लगे हुए होते हैं, उनको पत्रकार की जगह पत्रकार कहा जाता है। तो बदले बदले से मेरे पत्रकार नजर आते हैं। बीजेपी की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। जी हां, बर्बादी की बात चुनावी जो है नजरिए से मैं कर रहा हूं, वरना हम किसी की बर्बादी की बात करना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन लगता है बर्बादी के आसार भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को साफ दिखने लगे हैं। इसलिए उन पत्रकारों के बोल वचन बदलने लगे हैं, उनके अब इरादे कुछ और नजर आने लगे हैं। शायद अगली सत्ता से खुद को बचाने के लिए कुछ हद तक वो पत्रकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम घट रहा है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी एक कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले रूबरू करा देना चाहता हूं आपको हेमा मालिनी से, यानी बसंती से। गंगा का पानी एक पाइपलाइन डाल के हमारा पूरा क्षेत्र में मिल रहा है पीने का पानी। ये समस्या उन्होंने हल किया और ये प्लांट को उन्होंने उधर लगाया है माट में इट्स वेरी बिग प्रोजेक्ट जहां पे गंगा का पानी आ रहा है, कई जगह आ चुका है और आना बाकी है। सुन लिया आपने, क्या डायलॉग दिया है हेमा मालिनी ने, जो मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। पहले भी वहां से सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। कह रही हैं मथुरा में गंगा का पानी आ गया और मांड में प्लांट लगा हुआ। वाह, क्या संस्कारी हैं ये, कहां से डायलॉग ढूंढ के लाई हैं और कहां से इनको ये पता चला। हमने खूब गूगल किया, पता करने की कोशिश की, कोई जानकारी नहीं हो पाई। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा के बगल से यमुना होकर गुजरती है और यमुना का पानी मथुरा में खड़ा है। मैं भी एक दो बार वहां गया हूं, गलती से एक दो बार जो है वहां रहते हुए नहा लिया तो बाल भी बुरी तरह चिकट गए। यानी कि बहुत ही नमकीन पानी वहां का है, जैसे समुद्र का सा पानी हो। लेकिन वो कह रही हैं कि यहां पर गंगा जल आ गया। गंगा जल इतनी दूर से आज तक पूरे गाजियाबाद में नहीं पहुंच पाया, नोएडा में नहीं पहुंच पाया। लेकिन भाई हेमा मालिनी है, वो तो कुछ भी पहुंचा सकती हैं। शोले के जो है कांच पर नाच सकती हैं, गब्बर सिंह के सामने तमाम तरीके की चीजें उनके साथ हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुछ भी बोला जा सकता है। अब बात करते हैं मीडिया की और शुरुआत करते हैं एक संस्कारी पत्रकार के जरिए। दरअसल इत्तेफाक यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं और यूपी के बांदा में यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं उनमें एक दो नहीं बल्कि 11 ठाकुर भर्ती किए गए। विडंबना यह भी है कि कुल 15 भर्तियां ही की गई और उनमें से भी 11 एक ही जाति के। फिक्र यह है कि क्या यूपी में बीजेपी के राज में जातिवाद जारी है। सुन लिया आपने, टीवी 9 का पत्रकार है, क्या पोल पट्टी खोल रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की। सीधे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी राजपूत जाति से आते हैं और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उन्होंने क्या भर्तियां कर डाली हैं, 15 में से 12 को किस जाति के लोगों को रख डाला है, ये अभी भी पूरी बात नहीं बता रहा है। ये बातें बताई जाती थी अखिलेश यादव के दौर में कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर इतने जिले हैं, इतने जिलों में यादव एसपी हैं और इतने जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी यादव है। लेकिन आज किसी की औकात, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की रिपोर्ट निकालकर सामने ले आए। लेकिन आप जानते ही हैं कि पूरे देश के अंदर इस वक्त राजपूतों में खून खोल रहा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि उनका अपमान खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी ज़बरदस्त तरीके से जो राजपूत हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी जातिवादी होने का आरोप लगता है। ये इस रिपोर्ट के जरिए आप इसको मोहर लगा सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए क्या किया जा रहा है श्वेता सिंह के जरिए। 16 सदस्यों की एक कमेटी बनी। दावा है कि देश भर से राय ली गई और इसी महीने की 4 तारीख को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी जनता को दिए गए हैं। अब क्या इसमें वो बातें हैं जिसको लेकर पूरा विवाद है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्री कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो हम आपको एक एक पॉइंट करके बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या है, क्या नहीं है।
अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। पहली बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जे में किया जाएगा। दूसरी बात, कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिमों को संपत्ति बांटकर दे दी जाएगी। तीसरी बात, घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि शरिया कानून लागू होगा। चौथी बात, कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 घर हैं उसमें से एक घर उससे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। पांचवी बात, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कार हैं उनमें से एक कार को लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। सुन लिया आपने, आज तक की स्टार एंकर है ये, और ये बता रही थी कि नोट के अंदर नैनो चिप लगा है। नोट को अगर आपने बहुत जमीन के नीचे भी दबा दिया तो सैटेलाइट के जरिए सरकार के पास सिग्नल चला जाएगा। हालांकि वो 2000 का नोट सरकार ने वापस ले लिया है। बिचारी का नैनो चिप नहीं चला है। बड़ी संस्कारी है, हमेशा बीजेपी की भक्ति में लगी रहती है, लेकिन न जाने क्या सुर बदल गए हैं, क्या तार बदल गए हैं और किस तरीके की भाषाएं बोल रही है। लगता है अरुण पुरी जो आज तक का मालिक है उसको आभास हो गया कि अगली सरकार बीजेपी की, मोदी की नहीं आ रही है, तो वो उसे तो अपना धंधा करना है। और धंधेबाज लोग ऐसे ही होते हैं। हमेशा देखिएगा, टाटा बिरला को जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था वो अंग्रेजों के साथ मिलकर धंधा कर रहे थे, और आज तभी तो कहते हैं हमें 100 साल हो गए हैं धंधा करते हुए, 150 साल हो गए हैं धंधा करते हुए। तो धंधेबाज असल में किसी का होता नहीं है लगा सगा, लेकिन फिर भी इनका तो हो ही सकता है क्योंकि आरएसएस की मानसिकता के ये लोग हैं। लेकिन श्वेता सिंह ने पोलपट्टी खोल के रख दी कि कहीं पर भी मुसलमान के नाम का जिक्र नहीं है। बीजेपी झूठ बोल रही है, तमाम नेताओं का नाम लेकर उसने किया है। अब सुधीर चौधरी वो भी बैंड बजा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। देख लिया आपने, सुधीर चौधरी तो जेपी नड्डा के सामने बैठ के बैंड बजा रहा है। जेपी नड्डा से पूछ रहा है मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें तो कहीं मुसलमान नहीं लिखा हुआ है। जेपी नड्डा के हलक से आवाज नहीं निकल पा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो खुद एक साधु की इमेज रखते हैं, एक महंत की इमेज रखते हैं, एक पुजारी की इमेज रखते हैं, फिर भी वो अपने एजेंडे, प्रोपेगेंडे के तहत कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे, सुन लीजिए। अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था 1970 में गरीबी हटाने का। बहनों और भाइयों, 54 वर्ष के बाद भी नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। जब उससे पूछा गया कि कैसे हटाएंगे तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे, और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पर कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री, महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा क्या? लेकिन इनकी हालत देखो। और किसको बांटेंगे? ये आपकी संपत्ति को बांटने का काम किसको करेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या लोगों को, जो विदेशी आए हैं घुसपैठिए, उनको बांट देंगे ये लोग। क्या आप कोई हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे। बहनों और भाइयों, इन्होंने जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से 14 के बीच में, इन्होंने ऐसे प्रयास किए थे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लिए, उस पर इन्होंने सेंध लगाने का काम किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी गठित की थी। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी ने कहा था पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में 6% मुसलमानों को देने की बात उसने कही थी। और ऐसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में भी इन्होंने सेंध लगा के जबरदस्ती मुसलमानों को घुसाने का प्रयास किया था। और बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
ये केवल इन्होंने रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के माध्यम से ही नहीं किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने एक भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कहा था ना, गरीब कहां जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? ये हिंदुस्तान के लोग कहां जाएंगे? लेकिन देश के विभाजन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के द्वारा साजिश रची जा रही है, एनडी गठबंधन के द्वारा साजिश रची जा रही है। क्या यह देश इस साजिश को स्वीकार करेगा? हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। अब कोई कुछ भी कर ले, अब कुछ भी बता ले, लेकिन हमें तो करना वही है कि 2 और 2 5 बताएंगे। दुनिया कितना भी समझा ले कि 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों की ज़बान बदली है, उससे साफ लगता है कि हवा शायद कुछ और ही बह रही है और उसी के चलते इन्हें आभास हो रहा है। लेकिन जो लोग संस्कारी हैं वो अभी भी उसी मद में चूर हैं। नफरत की आंधी लगता है उन्हें कुछ और तेज चलानी पड़ेगी, कहीं को दंगे बवाल कत्लेआम कराने पड़ेंगे। भाषणों से अब काम होने वाला नहीं है। 2 क्षणों के बाद तो यही पता चलता है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।